चौथे अध्याय में आपका स्वागत है। कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, दिस वन स्किल कैन मेक यू अ ग्रेट लीडर। हमारी लाइफ में होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स, विवादों को कैसे रिसॉल्व करें। इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या विवाद नहीं होगा। हम सभी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट या किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो ही जाता है। कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। हालांकि हम सब बड़ी मशक्कत करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को हमारी लाइफ से दूर रखने की, पर सारी कोशिशों के बावजूद किसी न किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है। कॉन्फ्लिक्ट हर प्रकार के रिलेशनशिप में होता है, चाहे वो हस्बैंड और वाइफ के बीच हो, पिता और पुत्र के बीच हो, सीनियर और जूनियर के बीच हो, एक ग्राहक और दुकानदार के बीच हो, या पॉलिटिकल पार्टीज हो, धर्म हो या जाति हो, हर जगह कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है। इसलिए अगर आप में ये स्किल डेवलप हो जाए कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर सके और दूसरों को उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने में मदद कर सके, तो पूरे चांसेस है कि आप एक लीडर के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना और रिसॉल्व करना एक आर्ट है और हर किसी को इस पर महारत हासिल नहीं है। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। हालांकि कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स के होने से कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम निकलता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को होने से बात बिगड़ जाती है और कई बार रिलेशन भी टूट जाते हैं। इस कोर्स के थ्रू हम डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बुरे नहीं होते, कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं। चलिए मैं आपको कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स के कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम सब जानते हैं 1947 में पहले भारत अंग्रेजों के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि अंग्रेज भारत पर राज करते थे और हम नहीं चाहते थे कि दूसरे देश के लोग हम पर राज करें। इसलिए फ्रीडम फाइटर की रोज अंग्रेजों के साथ झड़प होती थी और इस कॉन्फ्लिक्ट से कई प्रकार के आंदोलन शुरू हुए, जैसे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, 1857 की क्रांति, साइमन गो बैक, जालियांवाला बाग, जिनके कारण देश को आजादी मिली थी। इसलिए वो एक कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट था। सिमिलरली नेल्सन मंडेला, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष किया था। 1948 से 1990 तक साउथ अफ्रीका में नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसे अपार्थाइड कहा जाता था। जब नेल्सन मंडेला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो सरकार और सिस्टम उनके अगेंस्ट हो गए और उन पर बहुत अत्याचार हुआ, यहां तक कि उन्हें 27 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा। लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट था, क्योंकि नेल्सन मंडेला समानता और न्याय के लिए लड़ रहे थे और फाइनली वो अपने मिशन में कामयाब भी हुई। इसी प्रकार कोई टीचर या पेरेंट अगर किसी बच्चे को डांटते या फटकारते हैं तो कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वे उस बच्चे के डिसिप्लिनेट बनाना चाहते हैं। पर रियलिटी यह है कि कॉन्फ्लिक्ट्स चाहे कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, इसका आउटकम इस बात पर निर्भर करता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप जानने के बाद आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स किन कारणों से होते हैं। मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स दो कारणों से होते हैं, एक पर्सनल रीजन और दूसरा मतभेद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। जब रिलेशनशिप में इंटेग्रिटी, विश्वास की कमी हो, लॉयल्टी, वफादारी की कमी हो, या किसी का ईगो हर्ट होता है, यह किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचता है, ये सब पर्सनल रीजन है जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जबकि मतभेद ओपिनियन में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि सबका बिलीफ सिस्टम और चीजों को समझने का लेवल अलग होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से बिल्कुल अलग सोचता है। यहां तक कि दो जुड़वा बच्चे जो एक ही समय एक ही मां के पेट से जन्मे हैं और एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उनकी सोच और एटीट्यूड एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। शायद इसलिए दो सगे भाइयों की इतनी गहरी दोस्ती नहीं होती जितनी कि दो स्ट्रेंजर्स, अजनबियों में होती है, क्योंकि दोस्ती कभी भी दो लोगों की नहीं होती। दोस्ती हमेशा दो एक जैसी सोच और सिमिलर एटीट्यूड के बीच होती है। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपकी सभी लोगों से अच्छी बने, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि आपकी सोच दूसरों से कितनी मिलती है। जब सबकी सोच आपस में नहीं मिलती तो फिर ओपिनियन, राय एक कैसे हो सकती है।
जब हमें उन लोगों के साथ डील करनी होती है जिनकी सोच और ओपिनियन हमसे बिल्कुल अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो से कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं। लेकिन इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा ताकि एक प्लॉट सेट हो सके। आपको कैसा लगेगा जब किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद आपको पता चले कि प्रोडक्ट आपने जो परचेज किया है वो डुप्लीकेट है या घटिया क्वालिटी का है? आपको कैसा लगेगा अगर आपको किसी मैटर के बारे में गलत इंफॉर्मेशन दी जाए? क्या होगा अगर कोई बार बार आपका मजाक उड़ाए? आपको कैसा महसूस होगा जब आपका कोई अपना ही आपके साथ चीटिंग कर दे? अगर आपके जूनियर आपकी रिस्पेक्ट ना करे, कोई आपसे बदतमीजी करे या लगातार अच्छा काम करने के बावजूद आपका बॉस आपको अप्रिशिएट ना कर रहे, तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो आपको गुस्सा भी आएगा, आप दुखी भी होंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे और पॉसिबिलिटी है कि जो आपके साथ ऐसा कर रहा है उसके साथ आपकी अनबन भी हो जाए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मतभेद या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों और कैसे होते हैं। मोस्टली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से कॉन्फ्लिक्ट्स तब होता है जब बात डिसीजन लेने की आती है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जब एक से ज़्यादा लोगों को मिलाकर एक ऐसा डिसीजन लेना होता है कि सभी लोग बिना किसी ऑब्जेक्शन के उस डिसीजन पर राजी हो जाए, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मान लो 10 लोग हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग है, सबके पास अपने अपने आइडियाज़ है और सभी को लगता है कि उनका आइडिया बेस्ट है और उसे एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। अब कैसे उन सभी को किसी एक के आइडिया पर राजी किया जाए? मोस्टली सिचुएशन तब क्रिटिकल हो जाती है जब लोगों को मिलाकर ये डिसाइड करना होता है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है उन्हें कैसे यूटिलाइज किया जाए। रिसोर्सेस का मतलब है टाइम कहाँ स्पेंड करना है या पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। सपोज एक हस्बैंड और वाइफ के पास एक्स्ट्रा मनी है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस पैसे के क्या करे। हस्बैंड चाहता है कि पैसे को इन्वेस्ट किया जाए जबकि वाइफ इंटरनेशनल टूर पर जाना चाहती है या उन पैसों से ज्वेलरी परचेज करना चाहती है। अब दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। इस प्रकार एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके बिजनेस को मैनेज करे, जबकि बेटे का सपना है कि वो आर्टिस्ट बने, जो उसके पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जब भी एक से ज़्यादा लोगों को मिलाकर कोई डिसीजन लेना होता है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से होता है। मैं आपके साथ इस टॉपिक पर एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 1957 में बनी एक अमेरिकन फिल्म की जिसका नाम है 12 एंग्री मैन। इस मूवी की स्टोरी ये है कि इसमें 12 लोगों को मिलाकर एक 18 साल के लड़के की लाइफ का फैसला लेना होता है, जिस पर यह इल्जाम होता है कि उसने अपना पिता का मर्डर किया है। फैसला पूरी तरह से उन 12 लोगों के हाथ में होता है। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो फाइनल होगा। वो चाहे तो उसे फांसी की सजा मिल सकती है या उसे बाइज्जत बरी किया जा सकता है। लेकिन दुविधा यह है कि उन सब का डिसीजन सेम होना चाहिए। जैसे ही डिसीजन शुरू होता है 12 में से 11 लोग उनका फैसला सुनाते हैं, लेकिन लड़का गिल्टी है, मतलब कि उसी ने अपने पिता का मर्डर किया है। 12 में से सिर्फ एक ही मेंबर कहता है कि हमें इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये उस लड़के की जिंदगी का सवाल है। उसकी बात सुनकर कुछ मेंबर का बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उनमें से किसी को जल्दी घर जाना होता है, किसी को फैमिली के साथ बाहर डिनर पर जाना होता है। कोई सोचता है कि ये झोपड़पट्टियों में रहने वाले तो होते ही ऐसे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं। जबकि उन्हीं में से एक मेंबर के कुछ उसके अपने पेट के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, इसलिए वो चाहता है कि उस लड़के की सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब डिस्कशन के दौरान वो कई बार गुस्से में आकर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। कोर्ट रूम का माहौल बहुत ही गर्मा जाता है। सभी लोगों को म्यूचुअल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, लेकिन उन 12 मेंबर में से एक मेंबर ऐसा भी होता है जो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। वो सबको सुनता है और फिर बहुत ही अच्छे अंदाज में लॉजिक के साथ अपनी बात रखता है। इस प्रकार अपनी सूझबूझ से, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल से वो बाकी 11 मेंबर को इस बात पर कन्विंस कर लेता है कि लड़के ने पिता का कत्ल नहीं किया और वो निर्दोष है। इस मूवी से हमें कई नई लाइफ स्किल सीखने को मिलती है, जैसे कि बैसिनेस एंड प्रीजज, यानी कि पक्षपात और पूर्वाग्रह की वजह से राइट डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। हमें अपनी इमोशन यानी कि भावनाओं में नहीं बहना चाहिए।
कॉन्फ्लिक्ट के समय हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि रिस्पॉन्स करना चाहिए। हमें लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि हम लॉजिक से ही किसी को कन्विंस कर सकते हैं, न कि चिल्लाकर। अब तक हम कॉन्फ्लिक्ट्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ रीजन के बारे में जान चुके हैं। अब हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व करने के तरीकों को जानेंगे। मैंने अपनी रिसर्च और एक्सपीरियंसेस से 3 टूल्स डेवलप किए हैं जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिसॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स रिसॉल्विंग का पहला टूल्स है इग्नोर करना। कहा जाता है कि हर व्यक्ति इग्नोर नहीं कर पाता, इसलिए हर व्यक्ति सक्सेसफुल भी नहीं हो पाता। जी हाँ, इग्नोर करने में और सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जिस दिन आप इग्नोर करना सीख जाओगे, समझोगे सक्सेसफुल होने वाले हो, और साथ ही साथ आपकी लाइफ के आधे से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली रिसॉल्व हो जाएंगे। अधिकतर कॉन्फ्लिक्ट सीरियस और डिस्ट्रैक्टिव नहीं होते, लेकिन ये हमारा ईगो होता है जो आग में घी का काम करता है और इश्यूज को सॉल्व नहीं होने देता। हिंदी में कुछ कहावतें हैं जो इस टॉपिक पर सटीक फिट होती हैं, जैसे कि आ बैल मुझे मार, उड़ता हुआ तीर लेना। इन कहावतों से साबित होता है कि हम खुद ही मुसीबतों को मोल लेते हैं। हो सकता है वो बैल अपने रास्ते जा रहा हो और वो तीर भी आपके लिए नहीं था, लेकिन हमने खुद ही उनका रास्ता रोका, उनमें टकराए और घायल हुए। अगर हमें इग्नोर करते तो हमें कुछ भी नहीं होता। इग्नोर करना भी एक आर्ट है जिसे हमें सीखना होगा ताकि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को अपनी लाइफ से दूर रख सके। अगर कोई आपसे कहता है कि यू कैन नॉट डू इट, या पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, या कोई आपका मजाक उड़ाता है, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उनको जवाब देने के बजाय इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि कोई अगर आपके बारे में कुछ कहता है तो वो उसकी राय है, आपकी सच्चाई नहीं। इसलिए उनको जवाब देने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आप तो बस आपके गोल पर फोकस करें और उसे कैसे अचीव किया जा सकता है उस पर ध्यान दें। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। जैसा किसी ने कहा है कि आप चुपचाप मेहनत करते जाओ और आपकी कामयाबी को शोर मचाने दो। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इग्नोर करना कितना पावरफुल है। क्या होता है जब 2 पत्थर आपस में टकराते हैं? प्रोबेबली दोनों में से एक पत्थर टूट जाएगा, या हो सकता है दोनों ही डैमेज हो जाए। न्यूटन के 3rd लॉ ऑफ मोशन के अनुसार जब भी 2 सॉलिड ऑब्जेक्ट यानी कि कठोर चीजें आपस में टकराती है तो उनके पीछे फोर्सेस उन्हें डैमेज कर देती है। लेकिन अगर उनमें से एक ऑब्जेक्ट सॉफ्ट हो तो डैमेज बहुत कम ही होगा, या होगा ही नहीं। जैसे कि पहली बारिश के बाद छोटी सी पानी की धारा नदी से गुजरती है, आगे बढ़ती है, तो उसके रास्ते में कई ऑब्स्टैकल्स और रुकावटें आती है, जैसे कि चट्टानों, पत्थर और झाड़ियां वगैरह। लेकिन पानी उनमें से किसी से उलझता नहीं है। पानी पत्थरों और झाड़ियों को इग्नोर करता है और अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि पानी का काम है किसी से उलझना नहीं, बल्कि पानी निरंतर आगे बढ़ते हुए सागर से मिल जाता है। पानी जानता है कि उलझने से उसी का लॉस होगा, क्योंकि ऐसा करने से उसका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। इससे झाड़ियों और चट्टानों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन जब वह पानी बाढ़ बन जाता है तो उसके रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर कोई उसके आगे टिक नहीं पाता। अब मैं आपको आपके लाइफ की सबसे बड़ी बात समझाने जा रहा हूं। अगर इसे आप समझ गए तो यकीन कीजिए आपको सक्सेसफुल बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मेरा पॉइंट यह है कि फिलहाल इस समय आप बाढ़ नहीं हो, सबसे उलझते फिरो। आप उस पानी की छोटी सी धारा की तरह हो जो चट्टानों और झाड़ियों से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए बेटर यही है कि आप अपने गोल और ड्रीम पर काम करो, तब तक जब तक आप इतने सक्सेसफुल ना बन जाओ कि हर जगह आपके ही चर्चे होने लगे। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं या आपकी चुगली करते हैं या आपसे जलते हैं, अगर आप उन लोगों को रिप्लाई करने में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करते हो तो इससे आपकी सक्सेसफुल बनने की डेट और आगे बढ़ जाएगी। इसलिए आप मेहनत करें और खुद को बाढ़ बनाने की कोशिश करें, यानी कि एक सक्सेसफुल और पावरफुल पर्सनालिटी बने, ताकि कोई आपके रास्ते में आने की हिम्मत न कर सके। और अगर गलती से आ भी जाए तो आपकी पावर और फोर्स से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट्स के रिसॉल्व करने का पहला टूल। इग्नोर करना सीखे और जितना हो सके खुद को कॉन्फ्लिक्ट्स से दूर ही रखे। आइए अब कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करने की नेक्स्ट टूल्स के बारे में जानते हैं। इस टूल्स का नाम है टू बी रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव बनना इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि रिस्पॉन्सिव होने के क्या एडवांटेज है और हम रिस्पॉन्सिव कैसे बन सकते हैं। ये भी फैक्ट है कि हम हर सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। हमें कई बार ठोस सिचुएशन
और थो लोगों के साथ डील करनी पड़ती है। ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई आप पर गुस्सा कर रहा हो, आपको बुरा भला कह रहा हो, आपके साथ बदतमीजी कर रहा हो या सबके सामने आपका मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो आप रिएक्टिव हो ही जाओगे, क्योंकि उस समय आपका स्टिमुलेट हो जाते हो। मतलब कि आपकी इमोशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। हालांकि ऐसी सिचुएशन में हम रिस्पॉन्सिव भी बन सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाते इसलिए रिएक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मामला और भी बिगड़ जाता है। एक्चुअली रिस्पॉन्स करने में और रिएक्ट करने में बहुत ही मामूली सा डिफरेंस है और ज़्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। जब आप बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं या कर देते हैं तो उसे रिएक्शन कहते हैं, लेकिन जब आप बोलने और कुछ करने से पहले एक बार भी सोचते हो तो उस पर रिस्पॉन्स कहते हैं। रिएक्शन किसी भी सिचुएशन में हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। जब भी हम रिएक्ट करते हैं इससे हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन, आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। रिएक्टिव होने का मतलब है आप जो कहना और करना चाहते थे आप गुस्से में आकर वही कह देते हैं और कर देते हैं और बाद में उसका पछतावा करना पड़ता है। रिएक्टिव होने का मतलब निकलता है कि आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है बल्कि दूसरों के हाथ में है, क्योंकि आपका बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर आप रिएक्टिव पर्सन हो तो आपका गुस्सा दिलाना, नाराज करना या दुखी करना चुटकियों का काम है, क्योंकि आप आसानी से स्टिमुलेट हो जाते हो। चलिए मैं आपके साथ एक सिचुएशन शेयर करता हूँ, आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। सपोज किसी दिन आप अच्छे मूड में हो और अपना रूटीन काम कर रहे हो, सडनली एक पर्सन आता है और आप पर चिल्लाने लगता है। वह आपसे बहुत ही रूडली बात करता है, गुस्से में आपको वो गाली भी देता है। आप उसे समझाने और शांत करने की कोशिश करते हो, लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके मन में जो आता है वो बके जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम लोगों का सबका बांध टूट जाता है और वो रिएक्ट करने लग जाते हैं। अगर सामने वाला आप पर गुस्सा करता तो आप भी उस पर गुस्सा करोगे, गाली के बदले गाली देंगे, और अगर वो आपको पर हाथ उठाता है तो आपका भी हाथ उठ जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, आपके मुंड की तो वाट लग गई ना। जरा सोचिए इस पूरे सीन में आपकी गलती कहाँ थी। आप तो अच्छे मूड में थे, आपका रूटीन काम कर रहे थे, लेकिन आपसे भी एक गलती हुई। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों से यही गलती होती है कि वो आपका रिएक्टिव बिहेवियर, अगर आप ठंडे दिमाग से काम लेते और रिस्पॉन्स देते तो शायद बात का बतंगड़ नहीं बनता। याद रखिए हमारी लाइफ में जो भी होता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ 10% ही होता है, जबकि 90% हम उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सो लाइफ इज नॉट व्हाट हैपेंड बट हाउ वी रिएक्ट टू इट। अमेरिका के एक फेमस राइटर स्टीफन आर कॉवरी ने अपनी बेस्ट सेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में यह बताया कि दुनिया की सभी सक्सेसफुल और प्रभावशाली लोगों की नंबर 1 क्वालिटी ये होती है कि वो प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव होते हैं। वे कभी भी किसी सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन और रिस्पॉन्स पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर आप कभी रिएक्ट नहीं करेंगे, इसकी गारंटी देता हूं। आई बिलीव रिस्पॉन्सिव होने की वैल्यू को समझने के लिए इससे बेटर शायद ही कोई एग्जाम्पल होगा। हम सब बखूबी जानते हैं कि मेडिसिन का क्या काम होता है। प्रॉपर मेडिसिन बीमारी को ठीक कर देती है, लेकिन मेडिसिन भी 2 तरीके से काम करती है, या तो रिस्पॉन्स करेगी या रिएक्ट करेगी। अब सवाल यह है कि आप मेडिसिन से क्या एक्सेप्ट करते हो, रिस्पॉन्स या रिएक्शन, और क्यों। और अलग मैं गलत नहीं हूं तो हम मेडिसिन से रिस्पॉन्स ही चाहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स का मतलब मेडिसिन अपना काम करेगी, जैसे बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन जब भी कोई मेडिसिन रिएक्ट करती है तो इससे हमारी हेल्थ पर 2 नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। पहला तो दवाई अपना काम नहीं करेगी, जिससे बीमारी ठीक नहीं होगी, और जिस पर्पज से दवाई ली गई वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा। और दूसरा, जब मेडिसिन रिएक्ट करती है तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं, जिससे कि एक नई बीमारी और लग जाती है। इसलिए रिएक्शन से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। तो हम मेडिसिन से रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं, ना कि रिएक्शन की। वैसे ही हर सिचुएशन में रिस्पॉन्स ही करना चाहिए, और ख़ासतौर पर कॉन्फ्लिक्ट्स में। उम्मीद करता हूं कि अब तक आप रिस्पॉन्स और रिएक्शन के डेफिनेशन और डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम सीखेंगे हाउ टू बी रिस्पॉन्सिव।
और रिस्पॉन्सिव बनने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, इमोशनल इंटेलिजेंट बनना होगा। दूसरा, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन के फर्क को समझना होगा। तो सबसे पहले हम EI इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल है जिससे हम अपनी और दूसरों की इमोशन भावनाओं को समझकर उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को कॉन्सेप्ट को डिनाल गोलमन ने अपनी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हालांकि इमोशनल इंटेलिजेंस पिछले 20-25-30 सालों से अधिक चर्चा में है, लेकिन ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि ये तो सदियों पुराना साइकोफिजियोलॉजिकल साइंस है जिसे उस समय के महापुरुष जैसे कि मोहम्मद साहब, गौतम बुद्ध और रूबी ने बखूबी से प्रस्तुत किया है। मोहम्मद साहब की लाइफ से एक स्टोरी यहाँ शेयर कर रहा हूँ जिससे हमें इमोशनल इंटेलिजेंस के परिणाम मिलते हैं। जब भी मोहम्मद साहब का और रात को खुदा की इबादत करने की इच्छा होती है तो पहले उनकी पत्नी आशाए से इसकी परमिशन लेते कि क्या आप मुझे इबादत करने की इजाज़त देंगी। लेकिन लॉजिकली सोचे तो एक पति जो इतनी बड़ी शख्सियत है उनको खुदा की इबादत करने के लिए, जबकि इबादत करना तो बड़ा ही नेक का काम है, अपनी पत्नी से परमिशन लेने की कहाँ ज़रूरत है। लेकिन मोहम्मद साहब आयशा से परमिशन लेते थे क्योंकि एक वाइफ को उसके हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने का अधिकार होता है और जब किसी चीज़ पर किसी का हक होता है तो उससे यूज करने के लिए उस पर्सन की परमिशन लेनी जरूरी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद साहब ऐसा करते थे। इससे उनकी पत्नी बहुत ही रिस्पेक्टेड फील करती थी और इसी कारण उनके बीच कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट या तकरार भी नहीं होती थी। अगर दुनिया के सारे कपल्स इस तरह एक दूसरे से बिहेव करने लग जाए तो उनके बीच कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जिन लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस का नॉलेज नहीं है वो समझते हैं कि किसी भी पर्सन का सक्सेस उसकी IQ लेवल, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट पर डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब से इमोशनल इंटेलिजेंस का महत्व पता चला है हमारी सक्सेस IQ से EQ इमोशनल क्वोटिएंट पर शिफ्ट हो गई है। जैसे IQ से हमारी इंटेलिजेंस का अंदाजा होता है वैसे ही EQ से पता चलता है कि हम इमोशन को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर हमारा IQ लेवल अच्छा है तो हम किसी भी काम को इजीली कर सकते हैं, जबकि EQ से हमारा बिहेवियर इम्प्रूव होता है क्योंकि हम इमोशन को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। हम इंसान हैं और दिन भर हम इंसानों के साथ रहते हैं और हमारा हर काम इंसानों से ही पड़ता है, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, मेल हो या फीमेल हो, कस्टमर हो या पार्टनर हो, फ्रेंड्स हो या रिलेटिव हो, तो सभी इंसान ही हैं और हर इंसान में इमोशन होते हैं और वो चाहता है कि लोग उसके इमोशन को समझने और उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप भी दूसरों की इमोशन की परवाह करते हैं तो आप एक इमोशनली इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिव पर्सन है और कॉन्फ्लिक्ट्स के दौरान आप सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट वर्सेस डिस्कशन की। पहले जानने की कोशिश करते हैं आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में क्या फ़र्क है। जब भी लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं तो उनका मेन पर्पस खुद को सही साबित करना होता है, भले ही वो गलत हो, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि ये उनके ईगो का सवाल होता है और आर्ग्यूमेंट का कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। जबकि डिस्कशन इसलिए किया जाता है कि जो फैक्ट्स है वो सामने आए। डिस्कशन में हर किसी का हार या जीत नहीं होती, सिर्फ सच की जीत होती है। अब ये तो आप जान गए कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि डिस्कशन करना चाहिए। तो अब जानते हैं कि डिस्कशन करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सक्सेसफुल डिस्कशन करने के लिए आपको आपकी लिस्टिंग स्किल यानी सुनने की कला को इम्प्रूव करना होगा। जब तक आप एक अच्छे लिसनर, श्रोता नहीं बन जाते आप कभी डिस्कशन को पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि डिस्कशन ऑन वे कम्युनिकेशन नहीं है। इससे हमेशा 2 या उससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। सपोज किसी डिस्कशन के दौरान आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा या आपकी बात कंप्लीट होने से पहले ही आपको इंटरप्रेट किया जा रहा है तो आपको कैसा फील होगा? ऑफ कोर्स आप इरिटेट हो जाएंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन हम कभी इस बात पर गौर नहीं करते कि जब हम दूसरों को
इंटरप्रेट करते हैं या उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते तो उनको भी तो बुरा लगता है। कुदरत ने भी हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम, लेकिन हम तो बिल्कुल उल्टा करते हैं, सुनते कम और बोलते ज़्यादा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सिर्फ सुनने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती जब तक कि जो हम सुनते हैं उसे समझने के लिए ना सुने। और अगर आप समझने के लिए नहीं बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं तो फिर आपके सुनने ना सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चौथे अध्याय से बेनिफिट मिली होगी और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी मिली होगी। अब मिलते हैं हम अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू।